जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया या घटा दिया। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर इसका असर पड़ता है। तो इस नीति को हम लोग कहते हैं मॉनेटरियल पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये नीति बनाने का अधिकार केवल आरबीआई को है। इस नीति के तहत आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है जिसके तहत वो अपने ऑफिस में बैठे भारत में महंगाई को बढ़ा सकती है और महंगाई को घटा सकती है। आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। नोट छाप कर गरीबी दूर कर देना मतलब अपने आप को क्या है, एक तरह का आत्महत्या कर लेना है। बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था। आप नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आरबीआई इस नोट पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके लिए वो एक गुणात्मक नीति अपनाती है, जिस तरह से बैंकों पर वो दबाव बनाती है, उन्हें नैतिक दबाव बनाती है कि भाई आप लोग भी महंगाई को कम करने में सहयोग करें। लेकिन कुछ इसके अलावा वो परिणात्मक दबाव बना देती है, जिसके तहत वो क्या करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह का रिवर्स रेपो रेट ला देती है। या फिर मौद्रिक नीतियों के तहत वह खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने लगती है। इसके बारे में आप कंप्लीट समझिए। देखिए, हमारे देश में हम लोग को जब पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंकों के पास जाते हैं, चाहे वो एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, जितना भी आपको कमर्शियल बैंक में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है ना, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। इसलिए हमारा बैंक, ये सब, और इन बैंक का बैंक हो जाता है आरबीआई। तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। ये पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। देखिए, इन बैंकों का जो इनकम का मेन स्रोत होता है वो ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। आप बैंक पे जाएंगे कर्जा मांगने, घर के लिए कर्जा लीजिए या फिर कार खरीदने के लिए लोन लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप लोन लेते हैं तो ये बैंक आपको आराम से लोन दे देते हैं। आप जाइएगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदने तो तुरंत कहते हैं हाँ खरीद लीजिए, ईएमआई पे दे देंगे, क्योंकि जानता है आप 15,000 का सामान खरीदेंगे तो आपसे वो 15,000 के आपके बदले वो पैसा देगा, लेकिन धीरे धीरे आपसे काटते रहेगा। 15,000 की जगह 18,000 ले लेगा। तो इस तरह से बैंकों को फायदा होता है। टोटल बैंक का फायदा ब्याज पर डिपेंड हो जाता है यहाँ पर। अब बैंक को जब पैसे घटते हैं ना, तो ये बैंक जाती है आरबीआई से मांगने के लिए। तो आरबीआई से जब ये कर्जा मांगती है तो आरबीआई कहती है कि भाई साहब, हम तुमको जब कर्जा देंगे तो हम इस कर्जा पे ब्याज लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तू ससुरा किसी न किसी जनता को देगा और वहां से ब्याज कमाएगा, तो तुम हमको भी ब्याज दो। तो इसी ब्याज को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसका एक मतलब पूरा नाम होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है। तो रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई इन बैंकों से लेती है कर्जा देने के बदले। सोचिए, ये आरबीआई भी बहुत बड़ा सूदखोर है। ये रेपो रेट के तहत ये बैंक वाले इससे कर्जा ले लेते हैं और इसके बाद इनको दे दिया। अब मान लीजिए कि ये रेपो रेट है आपका 5%। सपोज करके चलिए कि 5% पे ये कर्जा लाने गया और यहाँ से कोई जनता वाले भाई, यहाँ से कोई गए, मान लीजिए यहाँ से गए श्याम, कोई आदमी है श्याम, ये बैंक से कर्जा लेने गया कि भाई साहब हमको कुछ पैसे दे दीजिए, कर्जा चाहिए, हमको लोन चाहिए। तो ये बैंक वाला देखेगा कि भाई साहब हमको तो खुदे मिला है 5% पे, तो इनको भी हम देते हैं अच्छा खासा, तो इनको दे देगा। ये आप कहेगा भाई साहब आप ले लीजिए 10% पे। तो ये हो गया इसका बेस रेट। अभी आप पूरा समझते चलिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा पीएलआर क्या होता है। तो बेस रेट पे किसको मिला? जनता को मिला। और रेपो रेट पे कर्जा किसको मिला? बैंकों को मिला। कोई भी बैंक को मिल सकता है यहाँ पर। तो अब बताइए, ऐसा पागल कोई मैनेजर होगा क्या जो बेस रेट को रेपो रेट से कम रखे, यानी 5% में ला के इनको 2% पे देगा? बैंक बिक जाएगा, वहाँ पे दिवालिया हो जाएगा बैंक वहाँ पे। तो ये बेस रेट हो जाते हैं। अब इनको जो भाई साहब को कर्जा मिला, मान लीजिए ये 1 लाख रुपये लोन लेके आए, तो इनको ये 1 लाख रुपये पर कितना ब्याज देना है? 10%। यानी 1 लाख रुपया लेके आएंगे, 1 साल बाद उस पर 10% ब्याज लगेगा। बैंकों का ब्याज सालाना लगता है। अब आप सोचिए, 1 साल बाद बैंक उनसे कहेगी पैसा दे दीजिए हमको, 1 लाख वो दीजिए, 10% ब्याज यानी 1,10,000 दीजिए। तो ये भाई साहब के जेब में कितना पैसा आ गया? 1 लाख रुपया आ गया। ये कैश पैसा को हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं कैश पैसा को। ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ है। अब ये 1 लाख रुपया लेके घूमेंगे ना, तो इनको तो शान से चलेंगे, सजरा कहीं का 1 लाख रुपया जेब में है। जाएंगे मिठाई की दुकान पे, कहेंगे हे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। दामों नहीं पूछेंगे कितना का है, सीधे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जेबवा में नहीं, इनके तरलता बोल रहा है, तरलता, कैश पैसा, बहुत पैसा में दम होता है सोच रहा वहाँ पर। यहाँ पे तोल दे, अब वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, ये बोले हैं कि 1 किलो तोल दीजिए, तो 100 रुपया का मिठाई रहेगा तो कहेगा हाँ हाँ लीजिए ना, 150 रुपया में बेचें, आपको 120 में लगा देंगे। ये खुश हो गए भाई साहब। ये क्यों खुश हो गए? क्योंकि इनके पास पैसा था। अब मान लीजिए कोई और आदमी ऐसे ही बैंक से लोन लेके आया, वो भी गया मिठाई खरीदने, मिठाई वाला उनको भी बेच दिया 120 रुपये में। अब एक बात बताइए, जो मिठाई 100 रुपये में बिक रही थी
उस पर भी उसे प्रॉफिट था। लेकिन इन लोग पैसा के गर्मी में उस दुकानदार से 120 रुपये में खरीदते गए, तो वो दुकानदार अब उसका रेटे कर देगा 120 में कि भैया मेरा 120 में बिक ही रहा है। तो ये कैश पैसा जो आदमी के जेब में रहता है ना, यही आदमी जाके महंगाई बढ़ा देता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, वरना गरीब आदमी पिसा जाता है यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है बैंकों पे कि तुम लोग कम से कम कर्जा दो, लोग कम से कम, लेकिन बैंक वाला कर्जा नहीं देगा तो इसको फायदा कहाँ से होगा? इसलिए बैंक वाला दबा के देता है सब कर्जा कि ले जाइए भाई, जब ले जाइए। तो सरकार कहती है कि जरा तू नहीं मानेगा, रुको बताते हैं। सरकार आरबीआई को कहती है, आरबीआई सुनो तो बहुत महंगाई बढ़ रहा है, एक काम करो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कल्पना कीजिए कि जरा रेपो रेट कह देगा 40%, तो इनको 10%